गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसडीएम आर्ट्स क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगाकर अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई को करते रहिए। तो जो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे किस चीज़ की, तो मॉडल सेट 5 को करेंगे, जो कि हमारा ज्योग्राफी का किस चीज़ का है, ज्योग्राफी का मॉडल सेट 5 है। आपको बताया गया है कि सेशन जो चलाया जा रहा है उसमें सभी सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट कराया जा रहा है। 5-5 मॉडल सेट कराया, जो कि आज हमारा ज्योग्राफी का क्या है, तो मॉडल सेट आखिरी है जो कि 5 है। अगर आप लोग पांचों जो मॉडल सेट को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। इसी के चलते मतलब इसी को सोच समझ करके आपका ये क्या चला गया है, तो 5 सेशन चलाया गया है, जो कि आपको मॉडल पेपर के ऊपर है, जो कि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 5-5 मॉडल सेट कराए जाएंगे और करा दिए भी गए हैं। बस एक और बचा हुआ है हिस्ट्री का मॉडल सेट, जो कल क्लास में आपको फाइनल कर दिया जाएगा 5 मॉडल सेट। इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को क्या करना है, सभी मॉडल सेट को ध्यानपूर्वक चैनल के प्ले लिस्ट में विजिट करके देख लेना है। आपका अपने भी एग्जाम को बेफिक्र मतलब क्या बोले तो बेफिक्र होकर अपने एग्जाम बोर्ड को अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे नंबर के साथ, अच्छे नंबर के साथ आप लोग पास करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज के प्रश्नों को फटाफट पढ़ेंगे, जो कि हमारा हिस्ट्री का जो किस चीज़ का है, तो मॉडल सेट 5 का। ठीक है ना, मॉडल सेट 5 का है, जो कि इसमें से भी कितने प्रश्न है, तो 100 प्रश्न है इसमें भी। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को फटाफट करते चलेंगे। ठीक है ना, जो कि आज की क्लास है जो बहुत खास है। ठीक है ना, तो चलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जो भी प्रश्न अगर आपको याद होंगे तो उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए एक नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक नंबर प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि रबी फसल की बुआई कब होती है। जल्दी बताइए कि रबी फसल की बुआई कब होती है। जिस भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता होगा तो उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी कर दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि रबी फसल की बुआई जो है वो कब होती थी, अक्टूबर नवंबर में, या फिर मार्च अप्रैल, या फिर जून जुलाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। हम सभी को पता होना चाहिए कि रबी फसल की बुआई होती है कब होती है, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है, यानी जितने भी विद्यार्थी का ऑप्शन ए आ जाएगा, ऑप्शन ए जितने भी विद्यार्थी के हैं राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न आपको मिल रहे हैं यहाँ पे सभी को ध्यानपूर्वक पढ़ते चलना है, क्योंकि जितने भी प्रश्न आज के हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज का लास्ट मॉडल सेट है, इसलिए सभी प्रश्नों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक करते चलना है। अगर आप लोग पिछले के 4 मॉडल सेट को अच्छे तरीके से किए होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जो कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो यहाँ पे देखने को दोबारा जो प्रश्न मिलेंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे अपने आप में, इसलिए सभी प्रश्नों को क्या करना, ध्यानपूर्वक याद करते चला। क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न की नमामि पूछ रहा है कि नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, किस नदी से संबंधित है, गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्र, या फिर नर्मदा नदी। तो हम सभी को पता होना चाहिए नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो किस नदी से संबंधित है, तो गंगा नदी से संबंधित है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 3 नंबर प्रश्न की निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है, कौन है इसमें जो धात्विक खनिज है। लोहा भी धात्विक खनिज है, मैग्नीज भी धात्विक खनिज है, तांबा भी धात्विक खनिज है, यानी हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, धात्विक खनिज है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, कल्पक्कम किस राज्य में स्थित है। कल्पक्कम जो है वो किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, या फिर कर्नाटक में। हम सभी को पता होना चाहिए कल्पक्कम है वो किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्न को आपको ध्यानपूर्वक बस याद करते चलना है, जो भी प्रश्न आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 5वां प्रश्न कि गुरु हिंसानी खान किस खनिज से संबंधित है। गुरु हिंसानी जो खान है वो किस खनिज से संबंधित है, तो लौ अयस्क से संबंधित है। किससे संबंधित है, लौ अयस्क से संबंधित है गुरु हिंसानी खान, यानी आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है। यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो किस देश में है, रूस में, बेल्जियम में, जर्मनी, फिर कनाडा में। जल्दी बताइए, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी बताइए कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो किस देश में स्थित है। तो हम सभी को पता होना चाहिए यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वो किस देश में स्थित है, तो बेल्जियम में स्थित है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आप सभी का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, बेल्जियम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, बेल्जियम। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला 7 क्या बोल रहा है कि बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। बुंदेलखंड जो प्रदेश है वहाँ पे किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो बुंदेलखंड जो प्रदेश है वहाँ पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। क्या, तो गुच्छित बस्तियां पाई जाती है, यानी आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट हो जाए आंसर हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना,
चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? आधुनिक जो मानव भूगोल के जनक है वो कौन है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए, जो फ्रेडरिक कौन थे, फ्रेडरिक रेडजेल जो है वो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। यानी आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, 9 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? कौन सा इसमें एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? प्रवास से, आवास से, जन्म या फिर मृत्यु है? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो आवास है, मतलब आवास है जो कि जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन बी 9 का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? कौन सा द्वीप है जिसमें सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? जावा है, सुमात्रा है, या फिर बोर्निया है, या फिर सेलेबस है? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए कि जो ये जावा द्वीप है उसमें जनसंख्या घनत्व क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यानी ऑप्शन ए आप सभी का क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 10 का। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्न में से कौन सा जो सघन है वो जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो दक्षिण पूर्वीय क्षेत्र है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है? दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है बाढ़ मैदानों में, सतलज पठारों पर, या फिर उच्च दो आबों पर, या फिर नदी घाटी के उच्च भागों पर? तो हम सभी को पता होना चाहिए कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या केंद्रित है वो कहाँ स्थित है, तो नदी घाटी के उच्च भागों पर, नदी घाटी के उच्च भागों पर। यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 12 का। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन सा आयु जो वर्ग है वो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन करता है, तो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु क्या हो जाएगी, 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु जो है वो क्या करता है, तो कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपका सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? अधिकांश जो देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन जो होता है वो किस आधार पर होता है? पिरामिड के आधार पर, आकार बिंदु, या फिर सारणी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो आकार बिंदु तो होते हैं उसी के आधार पर ग्रामीण नागरिकों के बीच में आधार का विभाजन होता है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 14 का। चलिए 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता होना चाहिए डॉक्टर महबूब उल हक थे। कौन थे, डॉक्टर महबूब उल हक थे। उन्हीं के जो क्या कहते हैं अवधारणा में विद्वान की देन है, उन्हीं की देन है। यानी डॉक्टर महबूब उल हुलक, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, 16 नंबर प्रश्न है कि खट्टे फसलों की कृषि से संबंधित है। खट्टे फसलों की कृषि संबंधित है किससे, मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, या फिर भूमध्य सागरीय कृषि से, या फिर सहकारी कृषि से? हम सभी को पता होना चाहिए जो कि खट्टे फसलों की संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है, जो कि खट्टे फलों का। तो यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 16 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या पूछ रहा है कि मसाई क्या है? मसाई जो है क्या है, एक कृषि उपज है, एक जनजाति है, एक चिकित्सक, या फिर एक मरुभूमि है? जल्दी बताइए जो मसाई है वो क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मसाई क्या है, एक जनजाति है। मसाई क्या है, एक प्रकार की जनजाति है। यानी आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। मसाई एक प्रकार की जनजाति है। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? काफी आसान प्रश्न और काफी लाजवाब प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि, व्यापार, उद्योग, या फिर सेवा? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। आप सभी को पता ही होगा कि कृषि जो क्या है एक प्रकार की प्राथमिक क्रियाकलाप है। यानी आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंगूर की खेती कहलाती है? अंगूर की खेती क्या कहलाती है? तो अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाती है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बीटी कल्चर कहलाती है अंगूर की खेती। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र, या फिर शीतोष्ण, या फिर उष्ण शुष्ण? जो चावल जो है वो किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? हम सभी को पता होना चाहिए जो उष्ण आर्द्र होते हैं उसी जलवायु का जो पौधा है कौन, तो चावल है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 20 का। चलिए
अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉफी, गन्ना, गेहूं या फिर रबड़? जल्दी बताइए कि निम्न में से कौन सी जो फसल है वो रोपण फसल नहीं है। जल्दी बताइए, आपके समक्ष 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हम सभी को पता होना चाहिए गेहूं है रोपण फसल नहीं है। गेहूं रोपण फसल है नहीं है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? 22 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है? निम्नलिखित में से इसमें से चारों में से कौन है जो खाद्य फसल है? गन्ना है, कॉफी है, मक्का या फिर चुकंदर है? जल्दी बताइए, जो खाद्य फसल है वो कौन से खाद्य फसल होंगे? तो मक्का जो है वो खाद्य फसल होंगे। कौन होंगे? मक्का, जिस सभी का राइट आंसर हो जाएंगे। मक्का जो है एक प्रकार का खास फसल, यानी ऑप्शन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, खाद्य फसल। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? क्यूबा की रानी जो है वो किसे कहा जाता है? गेहूं को, चावल को, गन्ना को, फिर कपास को कहा जाता है? क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? गन्ना को कहा जाता है, यानी आप सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्यूबा की रानी गन्ना को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या पूछ रहा है कि विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? विश्व में जो तांबा उत्पादक का देश है उस सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो कौन सा देश है? चिली है, अर्जेंटाइन है, या फिर अर्जेंटीना है, या फिर ब्राजील, या फिर पराग्वे है? जल्दी बताइए कि विश्व में जो तांबा अयस्क का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो चिली है वही जो है तांबा उत्पादन के सबसे बड़ा देश है। कौन है? विश्व में तांबा उत्पादन के लिए सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चिली है, यानी आप सभी का ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए जो आदिम आदिम निर्वाह कृषि है उसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। कौन सी कृषि? तो कर्तन दहन कृषि कहते हैं किसी आदि निर्वाहन कृषि, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 25 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से जो है कौन जो है एक अर्थव्यवस्था में उत्पादक का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित है? इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी को पता होना चाहिए एक अर्थव्यवस्था में उत्पादक का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है वो कौन होता है? तो मिश्रित होता है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यहाँ पे बी दिया हुआ, यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। बी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। यानी बोले तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जो कि ए है हमारा मिश्रित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या पूछ रहा है कि ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ कि पूछ रहा है कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का जो है वो नाम क्या है? जापान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, या फिर भारत है? जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा ऑप्शन बी दिया हुआ है राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 27 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? निम्नलिखित में से कौन सा है एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? जल्दी बताइए। विनिर्माण है, पुस्तकों का मुद्रण है, कागज निर्माण उद्योग, या फिर विश्वविद्यालय अध्यापन है? जल्दी बताइए जो कौन सा जो चतुर्थीय क्रियाकलाप है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो चतुर्थीय क्रियाकलाप है वो कौन है? तो विनिर्माण है। कौन है? विनिर्माण है, यानी आप सभी का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विनिर्माण जो है वो चतुर्थीय क्रियाकलाप है, मतलब चौथा क्रियाकलाप है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हेमेटाइट, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ, हेमेटाइट अयस्क में से किस धातु का उत्पादन होता है? हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तांबा का उत्पादन, या फिर लोहा का, या फिर मैग्नीज का, या फिर बॉक्साइट का उत्पादन होता है? हेमेटाइट जो अयस्क है उसे किस धातु का उत्पादन होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो हेमेटाइट है उसे किस धातु का उत्पादन होता है तो लोहा का होता है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 29 का। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसार में प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? वैश्विक नगर जो है निम्नलिखित में से कौन कौन से पूरे संसार में? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो वैश्विक नगर है वो कौन कौन से नगर है? तो लंदन है, न्यूयॉर्क है, टोक्यो है। लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, यानी आप सभी का ऑप्शन सी में दिया हुआ है लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश
देश कौन सा है? रूस है, अमेरिका है, जापान या फिर मलेशिया है? आप सभी को पता होना चाहिए कि रबर का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है कौन सा है? तो मलेशिया है। यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे 31 का। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? 32 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों के अंतर को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात समझते होंगे आप सभी। आयात एवं निर्यात के बीच मूल्यों की जो अंतर होती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। असंतुलित व्यापार या फिर विलोम या व्यापार या फिर व्यापार संतुलन या फिर अनुकूल व्यापार कहते हैं। आयात निर्यात के बीच जो मूल्यों का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? तो व्यापार संतुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी आप सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? CIS का, साफ्टा का, सार्क का या फिर आसियान का है? भारत जो है किस व्यापारिक समूह का जो है सह सदस्य है? तो किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है? तो सार्क का जो है वो सह सदस्य, सार्क का जो भारत है वो व्यापारिक समूह का सह सदस्य, यानी आप सभी का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। कौन सी बस्तियां? तो प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 35 नंबर आपके स्क्रीन पर प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? वर्ष 2011 के जो प्रारंभ मतलब 2011 की शुरुआत जब हुई थी उसमें भारत में कितनी मिलियन सिटी थी, कितनी मिलियन शहर थी? सिटी मतलब क्या होता है? शहर होता है। कितनी शहर थी जल्दी बताइए। एक 53 थी, 41 थी, 42 थी या फिर 21 थी? तो 2011 वर्ष की जो शुरुआत हुई थी उसमें भारत में आप सभी को पता होना चाहिए कि 53 मिलियन सिटी थी। कितनी? 53 मिलियन सिटी थी। यानी आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछ रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है? भिलाई नगर जो है वो किस वर्ग का है? व्यापारिक वर्ग, परिवहन या फिर औद्योगिक या फिर खनन वर्ग का है? जल्दी बताइए। जो भिलाई नगर है वो किस वर्ग का है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो भिलाई नगर है वो औद्योगिक वर्ग का है। किस वर्ग का? औद्योगिक वर्ग का। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का जो है मुख्य कारण है? विवाह है, व्यवसाय है, काम और रोजगार या फिर शिक्षा है? तो हम सभी को पता होना चाहिए भारत में पुरुष प्रवाह का जो मुख्य कारण है वो कौन सा कारण है? तो काम और रोजगार है। काम और रोजगार है। यानी काम और रोजगार ही है भारत में पुरुषों का क्या? तो प्रवास का मुख्य कारण यही। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 38 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित यहाँ पे जितने भी राज्य दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक है जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा था। हम सभी को पता होना चाहिए चारों राज्य में है। इन चारों राज्य में जो पश्चिम बंगाल है उसमें जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। यानी आप सभी का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए भारत में पहला जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था पहला जनगणना। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 39 नंबर प्रश्न आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 40 क्या पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ, कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत जो सर्वाधिक थी? मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा राज्य है जिसमें नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो सबसे ज्यादा था। तमिलनाडु था, गोवा था, फिर महाराष्ट्र या फिर केरल था? तो आप सभी को पता होना चाहिए प्रतिशत में जनसंख्या मतलब नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत में सबसे ज्यादा था 2011 की जनगणना के अनुसार वो कौन था? तमिलनाडु था। यानी आप सभी का ऑप्शन ए में दिया हुआ है तमिलनाडु आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएंगे। चलिए
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है 41 नंबर कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। किस महाद्वीप में जो भारत का पहला प्रवास हुआ था, कौन सा महाद्वीप था? तो अफ्रीका था। कौन सा महाद्वीप था वो? अफ्रीका था। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी, अफ्रीका। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से, इन निम्नलिखित राज्यों में से 06 आयु वर्ग के बच्चों में, वायु वर्ग के बच्चों में अनुपात की निम्नतम है, अनुपात की जो निम्नतम है, क्या पूछ रहा है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा एक बार और। पूछ रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस में एक में 06 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात की निम्नतम, अच्छा हाँ समझ में आ गया। पूछ रहा है कि 0 से 6 वर्ष की आयु जो बच्चे होते हैं उसमें क्या पूछ रहे हैं, बच्चों की लिंग अनुपात जो है वो किस में बराबर है। मतलब बोले तो लिंग मतलब स्त्री और पुरुष की जो जनसंख्या क्या है, 0 से 6 वर्ष की आयु पूछ रहा है, केवल 0 से 6 वर्ष की आयु में बता रहा है कि लिंग जो है उसकी अनुमानतम न्यूनतम कितनी है, कौन सी राज्य में है, गुजरात में है, हरियाणा में, पंजाब में, फिर हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा में जो है 6 वर्ष की जो आयु वर्ग के बच्चे हैं उसके लिए अनुपात क्या है, तो न्यूनतम है, बराबर है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 43 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक नगर है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, राजधानी नगर पूछ रहा है, कानपुर, दुर्ग या फिर चंडीगढ़ या फिर बोधगया, जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो राजधानी नगर है, एक प्रकार का नगर है, कौन सा राजधानी है जो नगर है, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो चंडीगढ़ है वो राजधानी नगर है, वो क्या है, राजधानी नगर है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 43 का। चलिए 44 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है। निम्नलिखित में से आपको बता रहे हैं कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत में दक्षिणतम क्या है, राज्य है। तो वो कौन सा राज्य है दक्षिणतम पूर्वी, ये त्रिपुरा है। क्या है, त्रिपुरा ही है, ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित प्रश्नों में कौन जो है सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित जो प्रदेश है उसमें से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो सिंधु घाटी है, क्या है, सिंधु घाटी हमारा आप सभी का ऑप्शन डी में दिया हुआ है, 45 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी में क्या है, तो सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है। यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। 47 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। मतलब गेहूं उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य जो है वो कौन सा राज्य है, सबसे आगे राज्य गेहूं उत्पादन करने में, मध्य प्रदेश में, पंजाब या फिर हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश है। आप सभी को पता होना चाहिए भारत में उत्तर प्रदेश जो है गेहूं उत्पादन करने में अभी तक सबसे आगे है। यानी आप सभी का ऑप्शन डी में है, डी में राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। नीली क्रांति जो है वो किससे, भारत में जो है वो किससे संबंधित है, बागवानी से, पुष्प कृषि से, रेशम उत्पादन से या फिर मत्स्य पालन से। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो मत्स्य पालन जो है वो भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, मत्स्य पालन नीली क्रांति से संबंधित है। यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 48 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान है, जल्दी बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्य है वो मूंगफली का सबसे बड़ा, मूंगफली मतलब समझ रहे हो ना, बेदाम होता है, क्या होता है बेदाम जो हम लोग खाते हैं ना छुड़ा के, उसी को बोलते हैं मूंगफली। तो बताइए जल्दी से कौन सा जो राज्य है उसमें सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, तो हमारा है गुजरात। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 48 का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 49 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरा जो है वो कौन सा राज्य कहलाता है, जल्दी बताइए। तो हम सभी को पता हो रहा है जो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है वो क्या कहा जाता है, तो धान का कटोरा कहलाता है। यानी आपका का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे आप सभी के। चलिए 50 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है। निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी जो है वो बेसिन है, माही बेसिन, कोसी बेसिन है, फिर गंगा बेसिन है, सोन बेसिन है। तो हम सभी को पता होना चाहिए जो माही बेसिन है वो क्या है, तो पश्चिम भारत की नदी है, नदी बेसिन। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी 50 का। चलिए 51 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिएगा क्या पूछ रहा है कि धारावी मलिन बस्ती स्थित है। धारावी जो मलिन बस्ती है वो कहाँ स्थित है, कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर इनमें से कहीं नहीं। जो धारावी मलिन बस्ती है वो कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। धारावी मलिन कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बिस्कुट उद्योग पूछ रहा है कि
बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? बिस्कुट जो उद्योग है वो किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? हम सभी को पता होना चाहिए जो बिस्कुट उद्योग है वो उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। किससे? उपभोक्ता उद्योग से संबंधित है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है अगला प्रश्न कि बड़ी पाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ है? बड़ी पाल जो सॉफ्टवेयर तकनीकी एक प्रकार का नाम है, वो पार्क जो है वो कहाँ है स्थित है? तो हम सभी को पता होना चाहिए जो बड़ी पाल सॉफ्टवेयर तकनीकी जो पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 थी? किस पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है 2007 से 2012 हुई थी? आप सभी को पता होना चाहिए जो पंचवर्षीय योजना होती थी प्रत्येक 5 वर्षों पर होती थी। कितने वर्षों पर? प्रत्येक 5 वर्षों पर पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2007 से 2012 के बीच जो है वो पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि थी? 9वीं थी, 10वीं थी, 11वीं थी या फिर 12वीं थी? तो हम सभी को पता होना चाहिए 2007 से 2012 पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? 2007 से 2012 की पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा? जब 11वीं सदी थी कि उस समय की कौन सी अवधि थी? तो 11वीं अवधि थी। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि कोलकाता पत्तन स्थित है? कोलकाता जो पत्तन स्थित है कर्नाटक में, उड़ीसा में, केरल में या फिर पश्चिम बंगाल में? सभी को पता होगा कि कोलकाता जो पत्तन स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगी। कोलकाता का पत्तन स्थित है पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 56 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो कि भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? आपको बता रहा है यहाँ पे कि कौन ऐसा जो संसाधन है जो सबसे लंबा दूरी तय किया करता है लेकिन फिर भी भारी सामान और लंबी दूरी तय करता है? कौन सा एक परिवहन है जो कि सबसे सस्ता है और जो भारी सामान और लंबी दूरी तय करने के लिए उपयुक्त किया जाता है? चलिए आप सभी का ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जल्दी बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सड़क परिवहन हो जाएगी या फिर रेल परिवहन या फिर जल परिवहन या फिर वायु परिवहन? जल्दी बताइए, आप सभी को पता होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो जल परिवहन हो जाएगा या फिर रेल परिवहन, फिर सड़क परिवहन, फिर वायु परिवहन हो जाएगा। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो जल परिवहन हो जाएंगे। जो कि जल परिवहन में क्या होता है कि आप लोग कितना भी भारी सामान लेकर चले जा सकते हैं, कितना लंबी दूरी को क्या कर सकते हैं? तय कर सकते हैं, बिल्कुल सस्ता में कर सकते हैं। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगी 56 का। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? 57 और प्रश्न है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया? भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया था? मतलब उसको कितने मंडलों में तोड़कर अलग अलग कर दिया गया था? 9 मंडलों में, 12 या फिर 18 या फिर 14 मंडलों में? तो आप सभी को पता होना चाहिए भारतीय रेल प्रणाली को, आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय रेल प्रणाली को 18 मंडलों में क्या कर दिया गया था? विभाजित कर दिया गया था। यानी आप सभी का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन, एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिएगा आप सभी कि भारतीय प्रणाली, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 18 हो जाएंगे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे 18, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या पूछ रहा है कि भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? जल्दी बताइए, सबसे आसान और सबसे लाजवाब प्रश्न। भारत में वायु परिवहन सेवा की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1947 में, 1911 में, 1921 में, फिर 1935 में? जो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? तो 1911 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1911 ईस्वी में हुई थी। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तूतीकोरिन पत्तन स्थित है? तूतीकोरिन जो पत्तन स्थित है वो केरल में है, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में, फिर आंध्र प्रदेश में? जल्दी बताइए जो तूतीकोरिन पत्तन स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो तूतीकोरिन पत्तन स्थित है तमिलनाडु में स्थित है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हम सभी का। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जलजन्य है? कौन सा एक रोग है जो जलजन्य है, जल के द्वारा वो रोग होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो अतिसार जो है वो जलजन्य रोग है। यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जलजन्य रोग है कौन से? तो अतिसार है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का साधन, निम्नलिखित में से जो जल है वो किस प्रकार का संसाधन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए जो जल है चक्रीय संसाधन।
कौन से संसाधन है? चक्रीय संसाधन है, यानी आप सभी का ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, फिर राजस्थान में। आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी क्षेत्र स्थित है कहाँ है? तो तो राजस्थान में, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। सभी प्रश्नों को फटाफट करते चलेंगे। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है? जल्दी बताइए, निम्नलिखित नदियों में जो है वो कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होता है? बैतरणी है, या फिर स्वर्णरेखा है, या फिर तापी, या फिर कृष्ण है? कौन सा जो नदी है जो पूर्व की ओर जो है प्रवाहित नहीं होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है वो हमारी कृष्णा नदी है। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी है, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। क्या पूछ रहा है कि अंकलेश्वर क्षेत्र है असम में, गुजरात में, या फिर गुजरात होगा, गुजरात में है, राजस्थान में, बिहार में? जल्दी बताइए, अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में जो है अंकलेश्वर क्षेत्र स्थित, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 64 का। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक लॉ अयस्क नहीं है? निम्नलिखित में से है जो कौन एक लॉ अयस्क नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है ना? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि एंथ्रासाइड है हमारा, लॉ अयस्क नहीं है। बाकी ये तीनों जो है हमारा क्या है? लॉ अयस्क है, यानी एंथ्रासाइड जो हमारा क्या है? लॉ अयस्क नहीं है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए, 66 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर प्रश्न के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो जो खनिज है जो भूरा हीरा नाम से जाना जाता है? भूरी हीरा नाम से जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा जो खनिज है जो भूरी हीरा के नाम से जाना जाता है? मैग्नीज है, अभ्रक है, या फिर लॉ अयस्क, या फिर लिग्नाइट है? आप सभी को पता होना चाहिए जो खनिज हमारा कौन सा खनिज है जो कि भूरा हीरा के नाम से जाते हैं, भूरी हीरा के नाम से जानी जाती है। तो कौन सा जो है? लिग्नाइट जो है वो भूरी हीरे के नाम से जानी जाती है। कौन? तो लिग्नाइट जो हमारा खनिज है वो किसके नाम से जानी जाती है? तो भूरा हीरा के नाम से जानी जाती है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। 67 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है? भारत में कोयला निक्षेपण का लगभग 80% जो भाग है वो किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप सभी को पता होना, जो बिटुमिनस जो है, बिटुमिनस के क्षेत्र में क्या 80% भारत में कोयला का निक्षेपण का है। मतलब आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है? निम्नलिखित जो कोयला खदान है वो कौन जो है वो झारखंड में नहीं स्थित है? तो आप सभी को पता होना, जो कि हमारा सिंगरौली कौन है? सिंगरौली जो है वो झारखंड में स्थित नहीं है, वो कोयला खदान है। सिंगरौली क्या है? कोयला खदान है जो कि झारखंड में स्थित नहीं है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगला प्रश्न की बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए, दवा के लिए, लॉ अयस्क के लिए, फिर सोना के लिए? आप सभी को पता होना चाहिए जो बेला डीला मतलब बेला डीला जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉ अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, 70 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है कि 70 नंबर प्रश्न की पूछ रहा है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है गैस पाइपलाइन है वो कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश या गुजरात से, या फिर उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है? हम सभी को पता होना चाहिए कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो की पाइपलाइन है वो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगी, जो कि महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, यानी आप सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग ज्योग्राफी के कुल 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या किया है? सॉल्व किया है। आप सभी को कितना प्रश्न इसमें से पहले से पता था? आप सभी को कमेंट करना है, इसमें से कितना का पहले से आप सभी को आंसर पता था? आप सभी को कमेंट करना है। आज हम लोग क्या किए कि ज्योग्राफी का टोटल 5 जो है 5 मॉडल सेट को क्या कर लिए? क्लियर कर लिए। जो भी विद्यार्थी अगर पिछले मॉडल सेट को नहीं देखे हैं उसे भी आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, और ये अगर आप लोग मॉडल सेट को देख लीजिएगा, पाँचों अगर आप लोग मॉडल सेट को देख लेते हैं ना, जो आप जिस सब्जेक्ट का मॉडल सेट पाँचों अगर फाइनल कर देते हैं, उस सब्जेक्ट के दिन आपको एग्जाम में एक भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव जो है आपको दरादर जो है ऑब्जेक्टिव बनते चले जाएंगे, बिल्कुल आपको थोड़ा भी तकलीफ की संभावना की जरूरत नहीं पड़ पाएगी। इसलिए आपको क्या करना है कि सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक याद कर लेना है और अपने दोस्तों के पास एक बार जमकर शेयर कर देना, ताकि वो भी दोस्त आपको अच्छे तरीके से पढ़ ले और अपने एग्जाम बोर्ड में क्या करें? अच्छे मार्क्स लाए, ठीक है ना? तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद। मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।